जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका जीके जीएस वाला में। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको फ्री में यूपीएस प्रोवाइड कराऊंगा। दोस्तों, इस बार आपका लिखित परीक्षा होगा। ये लिखित परीक्षा होगा इस बार। और ये बीए द्वितीय वर्ष राजनीति शास्त्र का चतुर्थ सेमेस्टर है। पेपर फर्स्ट है। ये पेपर फर्स्ट का यूनिट सेकंड है। यूनिट सेकंड में हमें क्या पढ़ना है? प्लेटो और अरिस्टोटल, यानी प्लेटो और अरस्तू। इसमें दोस्तों पहला क्वेश्चन है, देखिए प्रश्न पहला क्या पूछा है। प्लेटो के आदर्श राज्य संबंधी सिद्धांत यानी अवधारणा की विवेचना कीजिए। अगर दोस्तों इसे हम पढ़ाएंगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। आप लोग वीडियो को रोक करके इसे पढ़ लीजिएगा। मैं धीरे धीरे इसे आगे बढ़ाता रहूँगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और इसे कैसे पढ़ना है मैं वो भी बता दूंगा। देखिए ये सब आप पढ़ सकते हैं यहाँ से, ये सब। आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक पढ़ना है दोस्तों। यहाँ ये वाला पैराग्राफ जो ऊपर से आ रहा था यहाँ ख़त्म होगा। अब यहाँ ख़त्म हुआ तो हमें ऊपर से पढ़ना है। ऊपर से पढ़ना है, बता रहे हैं किधर से पढ़ना है। देखिए अब यहाँ से पढ़ना है हमें। अब यहाँ से पढ़ना शुरू करना है। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ प्रश्न नंबर 1 ख़त्म हो गया है। अब यहाँ से प्रश्न नंबर 2 शुरू हुआ है। दोस्तों प्रश्न नंबर 2 में क्या पढ़ना है? प्रश्न नंबर 2 है, प्लेटो के न्याय सिद्धांत की विवेचना कीजिए। यह डीडीयू 2009 और 2012 में पूछा था। न्याय संबंधी अवधारणा पर प्लेटो के विचार व्यक्त कीजिए। ये 2009 में पूछा था। तो प्लेटो के न्याय संबंधी विचारधारा है, इसे आप रोक करके पढ़ सकते हैं। मैं इसे धीरे धीरे बढ़ाता रहूँगा। देखिए यहाँ तक पढ़ना है। अब यहाँ से हमें इधर पढ़ना होगा, मैं बताता हूँ। यहाँ से फिर हमें शुरू करना है। देखिए इंद्रिय, तृष्णा, शौर्य और शक्ति, ये तीनों अब उचित अनुपात में मानव मस्तिष्क में विद्यमान रहते हैं, तभी व्यक्ति न्याय का पालन कर सकता है। यानी यहाँ से हमें इस साइड में पढ़ना है। आगे पढ़ते चले जाना है दोस्तों। देखिए यहाँ प्रश्न नंबर 2 ख़त्म हो गया है। अब यहाँ से प्रश्न नंबर 3 शुरू हो गया है। यहाँ से प्रश्न नंबर 3 शुरू हुआ है दोस्तों। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है? प्लेटो के न्याय सिद्धांत की विशेषताएं बताइए। प्लेटो के न्याय सिद्धांत की विशेषताएं, इसमें पहला था नैतिक सिद्धांत। इसमें कई सारे हेडिंग्स हैं, उसे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। इसको ऊपर से पढ़ना है हमें, आगे से मैं बता रहा हूँ कैसे पढ़ना है। देखिए पहला हेडिंग हो गया। यहाँ से दूसरा हेडिंग था न्याय जीवन का एक आंतरिक तत्व और संतुलनकारी धारणा, और ये तीसरा हेडिंग है। चौथे हेडिंग है दोस्तों ये। पांचवा हेडिंग है दार्शनिक शासक। फिर यहाँ से पढ़ते चले जाना है दोस्तों। यहाँ प्रश्न नंबर 3 ख़त्म हो जाएगा। फिर यहाँ से चौथा प्रश्न शुरू हो जाएगा दोस्तों। प्लेटो के साम्यवाद का उल्लेख कीजिए। यह डीडीयू 2003, 2009 और 2012 में पूछा था। प्लेटो का साम्यवाद। आगे बढ़ते हैं। प्लेटो के साम्यवाद में 2 था। एक है संपत्ति विषयक साम्यवाद और परिवार विषयक साम्यवाद। आगे बढ़ते हैं। देखिए संपत्ति विषयक साम्यवाद, ये हेडिंग डाल करके इसे लिखिएगा। संपत्ति विषयक साम्यवाद में ये लिखिएगा। अब ये आगे बढ़ते हैं, जो ऊपर से पढ़ना है। यहाँ से संपत्ति विषयक साम्यवाद में यहाँ से भी पढ़ना है। आगे बढ़ते चले जाएंगे, आप लोग वीडियो रोक करके पढ़ लीजिएगा। देखिए संपत्ति विषयक साम्यवाद, और दूसरा क्या है? परिवार विषयक साम्यवाद। यहाँ से दूसरा हेडिंग शुरू हो गया, परिवार विषयक साम्यवाद। यहाँ से आगे पढ़ते जाइएगा। और इसमें ये हेडिंग दिया है अभिभावक वर्ग परिवारवारिक मोह से मुक्त करना। आगे बढ़ते चले जाएंगे। फिर यहाँ दूसरी हेडिंग डाल करके पढ़ लेंगे। उसमें तीसरी हेडिंग है दोस्तों नारियों की मुक्त तथा समानाधिकार। चौथा है श्रेष्ठ संतति का प्राप्ति। आगे पांचवा प्रश्न शुरू हो जाता है दोस्तों।
प्लेटो का दार्शनिक राजा यानी प्लेटो के दार्शनिक राजा के सिद्धांत का वर्णन कीजिए। यह DDU 2008 में पूछा था दोस्तों। तो फोस्टर्स के अनुसार पढ़ लीजिएगा इसे, फोस्टर्स के अनुसार। आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक पढ़ेंगे, फिर यहाँ से हम लोग ऊपर पढ़ेंगे, बताते हैं इधर से। यहाँ से पढ़ेंगे हम लोग ये वाला प्रश्न में जो नीचे बताए थे हम, यहाँ से पढ़ना है, फिर आगे बढ़ते चले जाएंगे। ये प्रश्न नंबर 5 का ही है सब, 1 2 3 4। अब यहाँ से प्रश्न नंबर 6 शुरू हो जाएगा दोस्तों, इसे रोक करके आप लोग पढ़ लीजिएगा। यहाँ से प्रश्न नंबर 6 शुरू है। प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत का परीक्षण कीजिए। 2004 और 2008 में पूछा था। प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत की विवेचना कीजिए। DDU 2010 और 2011 में पूछा था। तो इसे हम यहाँ से पढ़ेंगे, प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत का परीक्षण कीजिए। तो हेडिंग में ये है प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत। आगे पढ़ते चले जाएंगे। प्लेटो के शिक्षा संबंधित सिद्धांत, इसे रोक करके पढ़ लीजिएगा। इसमें पहली हेडिंग थी राज्य द्वारा नियंत्रित सुनियोजित शिक्षा प्रणाली, साम्यवादी व्यवस्था, बर्कर के अनुसार। इसे पढ़ लीजिएगा, फिर हेडिंग डाल के लिखिएगा प्रारंभिक शिक्षा। यहाँ तक पढ़ने के बाद दोस्तों फिर हम लोग ऊपर से पढ़ेंगे, यहाँ से वीडियो को रोक करके आप पढ़ सकते हैं इसे। दूसरा हेडिंग इसमें डाल लीजिएगा उच्च शिक्षा। प्रश्न नंबर 6 यहाँ तक है दोस्तों, इसको देख लीजिएगा ध्यान से। प्लेटो की शिक्षा योजना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। प्लेटो की शिक्षा योजना किस प्रकार की थी, यहाँ ध्यान से देख लीजिएगा। इस चार्ट को एग्ज़ाम में बनाना पड़ेगा, तो आप लोग इसे बना दीजिएगा, इस पर भी भरपूर नंबर्स मिलते हैं। सॉरी, थोड़ा सा इशू हो जा रहा है, इसे ध्यान से देख लीजिएगा। प्लेटो की शिक्षा योजना, ठीक है। प्रश्न नंबर 7 है आगे। राज्य व्यक्ति का बृहद रूप 2012, 2015, 2018 और 2020 में पूछा था। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, लिख लीजिएगा, या तो फिर आप इसे ध्यान से 1-2 बार पढ़ लीजिएगा। राज्य व्यक्ति का बृहद रूप, ये 2023 में आएगा ज़रूर, इतना याद रखिएगा दोस्तों। इसे रोक करके आप लोग पढ़ लीजिएगा ध्यान से यहाँ तक। यहाँ से प्रश्न नंबर 8 शुरू हो जाएगा दोस्तों। अरस्तु के दास्ता सिद्धांत का परीक्षण कीजिए। यह भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कभी पूछा नहीं है, ये पूछ सकता है। अरस्तु के दास्ता सिद्धांत का परीक्षण कीजिए। आप लोग इसे रोक करके पढ़ सकते हैं। हेडिंग में लिख लीजिएगा अरस्तु के दास्ता संबंधी विचार, ठीक है। इसमें हेडिंग थी, पहली हेडिंग है, देख लीजिए। इसमें दास्ता प्राकृतिक है। दूसरी हेडिंग है स्वामी वर्ग के व्यक्तियों और संपूर्ण समाज के लिए। तीसरी हेडिंग है दास्ता नैतिक है, ठीक है। यहाँ तक पढ़ना है, आगे बढ़ते हैं। और इसमें लास्ट हेडिंग है 8वें प्रश्न का, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था तथा स्वामित्व का अंग। यहाँ तक पढ़ना है हमें, ठीक है। प्रश्न नंबर 9 है दोस्तों, अरस्तु के राज्य सिद्धांत की विवेचना कीजिए। DDU 2011 में पूछा था, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, यह आ सकता है, ध्यान दीजिएगा। अरस्तु के राज्य विषयक अवधारणा का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ हेडिंग डाल के लिखेंगे हम लोग अरस्तु के राज्य संबंधी अवधारणा। इसे वीडियो को रोक करके आप लोग पढ़ सकते हैं। अब यहाँ से दोस्तों हम लोग ऊपर से पढ़ेंगे, यहाँ ऊपर जाएंगे और इस तरह से पढ़ेंगे। इधर से देखिए प्रश्न नंबर 9 का इधर से पढ़ना है। देखिए पढ़ने का सबसे आसान तरीका क्या है, पहचानने का सबसे आसान तरीका क्या है, क्या लिखा है, उनके अनुसार राज्य कुलों, ठीक है, उनके अनुसार राज्य कुलों
कुलों और ग्रामों का ऐसा समुदाय है जिसका उद्देश्य पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है। ठीक है, ये पढ़ते रहना है, इसे वीडियो रोक करके पढ़ सकते हैं। अब राज्य का स्वरूप और विशेषताएं। ठीक है, राज्य स्वामित्व समुदाय है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राज्य व्यक्ति से पूर्व का संगठन है। राज्य सर्वोच्च समुदाय है। राज्य का स्वरूप जैविक है। ये प्रश्न नंबर 9 के ही हैं सब दोस्तों, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। राज्य एक आत्मनिर्भर संगठन है। ठीक है, आप लोग वीडियो रोक करके पढ़ सकते हैं। नगर राज्य सर्वाधिक श्रेष्ठ राजनीतिक संगठन है। अगली हेडिंग है इसमें, ये प्रश्न नंबर 9 के ही हैं सब, याद रखिएगा। राज्य के उद्देश्य और कार्य। ठीक है, अब आगे से पढ़ेंगे दोस्तों हम लोग, यहाँ से पढ़ेंगे। ये प्रश्न नंबर 9 का है सब, वीडियो को रोक करके आप पढ़ सकते हैं। यहाँ से दोस्तों प्रश्न नंबर 10 शुरू हो जाएगा। अरस्तु के संपत्ति विषयक विचार का उल्लेख कीजिए। 2011 में पूछा था DDU में। तो अरस्तु के संपत्ति विषयक पर विचार हेडिंग डालेंगे और इसे लिखेंगे। वीडियो को रोक करके आप ध्यान से इसे पढ़ सकते हैं। अब प्रश्न नंबर 10 को यहाँ से पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 10 को देखिए दोस्तों, ये क्या लिखा है। अरस्तु का तो विश्वास है कि व्यक्तिगत संपत्ति सामूहिक संपत्ति से अधिक उपयोगी है, बशर्ते उनका उपयोग सामाजिक क्षेत्र में परंपरा और रीति रिवाजों द्वारा, राजनीतिक क्षेत्र में उचित कानून द्वारा नियंत्रित हो। अरस्तु निजी संपत्ति के औचित्य स्वीकार करता है, वह संपत्ति के एक साधन मात्र मानता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 10 में लिखेंगे संपत्ति का वितरण 1, 2, 3। ठीक है, प्रश्न नंबर 10 यहाँ तक था दोस्तों। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 11 शुरू होगा। प्रश्न नंबर 11 है, क्रांति के संबंध में अरस्तु के विचार का वर्णन कीजिए। तो हेडिंग डालेंगे क्रांति के संबंध में अरस्तु के विचार। ठीक है, इसे रोक करके आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये पहला हेडिंग, दूसरा हेडिंग डाल के लिख लीजिएगा। ये तीसरा हेडिंग है। अब आगे से पढ़ेंगे दोस्तों, ऊपर से देखिए। पहचानने का सबसे आसान तरीका क्या बताए हैं आपको, ये लिखा क्या है। यदि शासन व्यवस्था के स्वरूप को अपरिवर्तित रखते हुए शासन करने वाले व्यक्तियों में कोई परिवर्तन होता है तो वह भी क्रांति का एक ही रूप है। यह प्रश्न नंबर 11 का है दोस्तों। आगे बढ़ते चले जाएंगे। ये इसमें हेडिंग डाल के लिख लीजिएगा क्रांति के कारण। ये डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्रांति के कारण की विवेचना कीजिए। तो इसमें पहली हेडिंग डाल के लिख लीजिएगा। ऐसे पूछेगा कि अरस्तु के संबंध से क्रांति के कारण की विवेचना कीजिए। तो इसमें सामान्य कारण है असमानता, अरस्तु के शब्दों के अनुसार। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अन्याय। ठीक है, विशेष कारण इसमें क्या है, शासकों की धृष्टता तथा लाभ की लालसा। ठीक है, समानता की लालसा, किसी प्रकार की उत्कृष्टता, घृणा या प्रमाद। ठीक है, जनता अपने आलस्य और उपेक्षा के कारण ऐसे व्यक्तियों को सत्तारूढ़ होने दे सकती है जो वर्तमान शासन के प्रति निष्ठावान नहीं होते हैं और शासन को बदल देते हैं। ठीक है, आगे पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, इसे वीडियो को रोक करके आप लोग पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है, सामान्य उपाय। ठीक है, अगला प्रश्न है, ये प्रश्न नंबर 12 के ये थे सब, 11 के, सॉरी, ये प्रश्न नंबर 11 के हैं सब, इसे ध्यान से देख लीजिए। यहाँ से प्रश्न नंबर 12 शुरू है। प्रश्न नंबर 12 मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अरस्तु के संविधान पर विचार कीजिए। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसे 1-2 बार तो पढ़ ही लीजिएगा। अरस्तु के संविधान पर
विचार कीजिए। अरस्तु के संविधान पर विचार। ठीक है, इस वीडियो को रोक करके आप लोग पढ़ लीजिएगा अरस्तु के अनुसार। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए ऊपर से पढ़ेंगे। अरस्तु के संविधान संबंधी विचार थे ये, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा, पांचवा। ठीक है, वीडियो को रोक करके आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा इसे। ये चार्ट बना दीजिएगा। अरस्तु संविधानों का वर्गीकरण दो आधार पर करता है, संख्या का आधार और नैतिक आधार। ठीक है, इसमें ये देखिए, इसे रोक करके पढ़ लीजिएगा ध्यान से। देखिए प्रथम आधार है और द्वितीय आधार है। प्रथम आधार क्या है? संख्या का आधार। द्वितीय आधार क्या है? नैतिक आधार। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसमें 13वां प्रश्न है, प्लेटो और अरस्तु के राजनीतिक विचार के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, प्लेटो और अरस्तु के राजनीतिक विचारों के मध्य अंतर। ठीक है, इसमें पहली हेडिंग है, ये दूसरी हेडिंग है, आधारभूत दृष्टिकोण का भेद और आदर्श राज्य की धारणा के संबंध में भेद। इसमें इधर से पढ़ना है, प्रश्न नंबर 13 का है ये। ठीक है, प्रश्न नंबर 13 के हैं, सभी हेडिंग ध्यान से देख लीजिए और इसे पढ़ लीजिएगा। अगर आप लोग कहिएगा तो मैं एक वीडियो बना दूंगा इस पे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे भी। हालांकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एग्ज़ाम अभी नहीं होगा, पहले लिखित क्वेश्चंस होंगे जो मैंने ये दिखा रहे हैं या फिर जो मैंने ये पढ़ाए हैं इसको। ठीक है, ये सब ध्यान से देख लीजिएगा। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि अगले सेमेस्टर में भी आप हमसे जुड़ सकें। दोस्तों मैंने वीडियो थोड़ा अच्छा नहीं बना पाया, इसके लिए सॉरी। हालांकि आप लोगों के लिए ये अच्छा ही है, क्योंकि आप लोग अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों ये राजनीति शास्त्र का फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट पेपर का सेकेंड यूनिट था, BA द्वितीय वर्ष का चतुर्थ सेमेस्टर है। ध्यान से मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।